क्वेश्चन नंबर 26 तेरा दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात है 2:3। यदि वृत्त वर्ग के रूप में ढाला गया तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सर इसमें बताइए, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल 2 है और बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल 3 है। तो जब वृत्त से वर्ग ढालते हैं ना, तो जो वृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो होता है वही वर्ग के भी क्षेत्रफल का रेशियो होता है। तो छोटा वर्ग का क्षेत्रफल कितना बोला जाएगा? 2 और बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल 3। बोला छोटा वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा वर्ग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? क्या 2/3 को 66.66% करते हैं? ये ऐसे आप आंसर। पहला परसेंटेज क्या यूज किया गया है सर? 20%। 20% का फ्रैक्शन 1/4 और दूसरा परसेंटेज क्या यूज किया गया है? 6.25%। क्या ये 1/16 है? बोला जाए भाई 12.5 का आधा है ना, 12.5 1/8 होता है, उसका आधा क्या हो जाएगा? 1/16। अच्छा ये बताओ 20% बढ़ा था ना, बढ़ा था मतलब 5 से 6 हुआ था, एक बढ़ जाएगा तो क्या ये भी बढ़ा ही था? घटा था ये, तो ये हो जाएगा 16 से 15। अच्छा ये तो पहला घंटा का है, ये दूसरा घंटा का है, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, दिन भर उतार चढ़ा हुआ है, तो क्या तीसरा घंटा फिर बढ़ा होगा? तो ये क्या हो गया? 5 से 6, चौथा घंटा 16 से 15। केवल 4 घंटे की ही ना बात है आपके सवाल में। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू का जो प्रोडक्ट होगा वो आरंभिक वैल्यू होगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो फाइनल वैल्यू होगा। फिर रेशियो निकालेंगे। क्या रेशियो निकालते समय शुरू में थोड़ा छोटा कर दें? लास्ट में तो करना ही पड़ेगा हमें। आपको 2 से काटोगे तो 8 और 2 से काटोगे तो 8। क्या 8 8 64 कीमत है शुरुआत में, और 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 क्या 81 कीमत है। सर कीमत में अंतर दिख रहा होगा आपको, प्रारंभिक कीमत इसको बोलते हैं और अंतिम कीमत इसको बोलते हैं। 4 घंटे बाद वाला आपको कितने का अंतर है? सर 17 का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में कितना अंतर दिया हुआ है? 21,250। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे आप। सर 1 यूनिट का मान 17 से काटना पड़ेगा। 17 से काटिए इसको, 17 एकम 17 42, 17 दूनी 34, 17 पचे 85। क्या 1250 बार में कट जाएगा? 1 यूनिट का मान। क्या आरंभिक कीमत पूछा है कि अंतिम कीमत? प्रारंभिक कीमत पूछा है कि अंतिम कीमत? 4 घंटे बाद, यानी अंतिम कीमत। तो 81 का मान निकालना होगा। क्या मुझे 81 गुणे 1250 करना पड़ेगा? 81 गुणे 1250, ये रुपया बन जाएगा। बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे। सर ये 0 तो आएगा ही। 125 का 8 गुना होता है 1000, लेकिन अगर 80 गुना करेंगे तो होगा 10,000, और 125 का 1 गुना 125। 10,000 में 125 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10,125। बोला जाए यही आंसर होगा। तीन अनुपात 12 कह रहे उन वस्तुओं के मूल्य क्रमशः 30%, 50%, 20% बढ़ा दिए जाते हैं। व्यय कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? मान ले कि वस्तु का खपत स्थिर है। खपत स्थिर का क्या मतलब? पहले जितना वस्तुएं खरीदता था अभी भी उतना ही खरीदेगा, यही मतलब है। सर ये बताइए कि जो व्यय है वो खर्च को बता रहा है। तो खर्चा पहले होता था 17, 3 और 12 के अनुपात में, ये व्यय पहले का था। अगर कीमत बढ़ेगा तो क्या उसका खर्चा भी बढ़ जाएगा? भाई अगर कोई वस्तु का दाम बढ़ गया तो क्या अब आपका ज़्यादा खर्चा होगा खरीदने में? तो बताइए कि इसका कितना परसेंट बढ़ा? सर ये 30% बढ़ रहा है। ये कितना बढ़ रहा है? सर ये 50% बढ़ रहा है। ये कितना बढ़ रहा है? सर ये 20% बढ़ रहा है। क्या आपको क्वेश्चन में यही पूछा है कि व्यय कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? बहुत ध्यान से देखना।
17 का 30% क्या 5.1 बढ़ जाएगा ये? 17 3 51। 3 का 50% क्या ये 1.5 बढ़ जाएगा? 12 का 20% 2.4 बढ़ जाएगा। आपका व्यय कुल कितना बढ़ा? आपको 5.1, 1.5, 2.5 जोड़ा जाए 2 3 5 8 9 1 10, क्या 9 बढ़ गया सर? अगर सबको जोड़ा जाए तो सर 9 बढ़ गया मेरा खर्चा। मेरा खर्चा पहले था कितना सर? मेरा पहले खर्चा था 13, 20 और 12, 32। सर मेरा पहले खर्चा 32 था। ये परसेंटेज में निकालना है गुणे 100। अब बहुत ध्यान से इसको काट लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। आपको ये सर 4 से काटेंगे तो 25 और ये 8, 25 गुणे 9 225 बटे में 8। सर डिवाइड किया जाए 8 दूनी के 16, 8 अठाई 64, क्या 1/8% हमारा खर्चा बढ़ेगा? 28 आपने कहा सर इस क्वेश्चन में ABC का आय दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर? सर दिया हुआ है 3:7:4, ऐसे दिया हुआ है। सर इनका व्यय रेशियो भी दिया हुआ है, खर्च जिसको बोलते हैं, कितना है? 4 3 5। और सर एक जानकारी और दिया हुआ है कि ये अपनी आय का 7.14% बचत करता है। आप इसको देखो जरा ध्यान से, ये एक आप पर्सनल इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन क्या 1/14 है? 7.14 का फ्रैक्शन 1/14। ये क्या था सर? ए अपनी आय का बचत करता है, यानी ए का आय अगर 14 है तो सर बचाता कितना है? यही इंफॉर्मेशन इसके बारे में एक है। अच्छा ये सब रेशियो किसके थे सर? ये आय के रेशियो थे, इनकम के, ये व्यय के एक्सपेंडिचर के रेशियो थे। और हमें जरूरत किसकी है सर? हमें बचत की जरूरत है, क्योंकि पूछा गया है ना सी का बचत परसेंट कितना है। क्या आय में से व्यय घटाते हैं तब बचत होता है? आप कोई सर भी नहीं घटा सकते, पहले ये बैलेंस होगा ए का आय बचत तब ना। अच्छा ये बताओ, अगर ए 14 कमाया 1 बचाया तो इसका व्यय कितना है? क्या 13? अगर मान लो ये जानकारी मिला कि ए का आय 14 है बचाया 1, इसका मतलब खर्चा 13 कर दिया ना। आय में से अगर आपको आय निकालना है, क्या ये बचत प्लस व्यय होता है? तो सर अगर हमको आय पता है बचत पता है, आय में से बचत घटाएंगे तब ना व्यय आएगा, वैसे 13 हो गया इसका। अब आपको सर यहाँ आते हैं और देखते हैं क्या ए का आय 14 है? नहीं, बैलेंस करना पड़ेगा मुझे। क्या ए का व्यय 4 है? नहीं सर 13 चाहिए, यानी ए का आय और व्यय किस अनुपात में चाहिए? 14:13 में। सर ये 14:13 नहीं है ना, 14:13 बनाना पड़ेगा मुझे। कैसे बनाएंगे? आपको पहले इन दोनों को बराबर किया जाएगा। कैसे सर? इसमें 4 का गुणा इसमें 3 का किया जाए, दोनों बराबर होंगे, लेकिन बनाना है 14:13। क्या इसमें 14 का और इसमें 13 का किया जाए तभी ना 14:13 होगा। सर ये जो गुणा होगा ये सब में होगा तभी नहीं रेशियो बैलेंस रहेगा आपका। रेशियो के एक टर्म में गुणा करते हैं तो ऑटोमेटिक सब में हो जाता है। अब आपको टारगेट किसको करना था सर? सी को, क्योंकि सी का बचत चाहिए। यहाँ आपको सी का आय कितना दिख रहा है? आपको वे सर सी का आय मुझे कितना दिखाई दे रहा है? 14 गुणे 4, 56 गुणे 4, 56 का 4 गुना 224। सर सी का आय 224 दिखाई दे रहा है। सर सी का व्यय कितना दिखाई दे रहा है? सर सी का व्यय 13 गुणे 3 39 गुणे 5 या 15 गुणे 13, हाँ 150 प्लस 45, क्या 195 दिख रहा है गुणा करने पे? अच्छा अगर आय पता चल गया, व्यय पता चल गया, तो क्या बचत भी पता चल जाएगा? कैसे सर? आय में से व्यय घटाने के लिए 224 में 195 घटाए 29। सर बोला है सी का बचत प्रतिशत बताइए।
सी का बचत कितना है सर, आय कितना है, क्या ये परसेंटेज में बताना है, ऐसे बताना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखना कि सर इस नंबर का ये नंबर कितना परसेंट है, यही तो कैलकुलेट करना है। क्या इस नंबर का 10% है 22.4, भाई 224 का 10% क्या होगा 22.4। लेकिन सर अभी मुझे 29 तक जाना है, यानी 6.6 जाना है। क्या इसका 3% से थोड़ा कम हो जाएगा 6.6, यानी 10 और 3 13 से थोड़ा कम होगा, यानी 12 कुछ होगा। क्या आपके ऑप्शन में लगभग कुछ के सेट किया गया 13%? 13% समझ पाए सवाल? तापमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर, ऐसे लिखेंगे टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेशर। समझ पाते ऐसे लिखते हैं। और दी गई शर्त के तहत आयतन व्युत्क्रमानुपाती है, किसका सर, तापमान का है ना। अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो नीचे रहता है, व्युत्क्रमानुपाती को 1/, में बोलते हैं। अब इस डेटा को समझो ध्यान से, क्या अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए तो T इंटू V से ही ना डिसाइड होगा प्रेशर क्या है, दाब क्या है। तो क्या जानकारी दे रहा है आगे, बंद हो गया। देखो आगे जानकारी क्या दे रहा है सर, तापमान में x% की वृद्धि होती है, आयतन में 20% की कमी होती है, और दाब के 75% बढ़ने पर x का मान क्या है। हाँ यही नहीं सवाल है। आप कहोगे कि सर तापमान में आयतन में क्या हुआ 20% कमी, ये आयतन है ना। अगर आयतन 20% कम होगा क्या ये 80% हो जाएगा। और सर दिया है तापमान में x% वृद्धि, छोड़ो तापमान को, तापमान ही लिख दें। दाब में क्या हुआ सर, दाब के 75% बढ़ने पर, आप बताओ अगर कोई चीज 75% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 175%। क्या हम बराबर प्रेशर 175% लेंगे, यहाँ से तापमान की वैल्यू निकलेगी। आप कहोगे सर 175/80, काटते जरा 5 से, आपको 5 से कटेगा ये 16 होगा, और 5 से कटेगा ये 5 × 15, 5 × 5 = 25। क्या ऐसा है तापमान का फ्रैक्शन। सर तापमान में बोला वृद्धि हुआ था x% का, जरा ध्यान से देखो, जो बेस होता है वो यही नहीं बताता है कि पहले तापमान 16 था अब तापमान 35 हो गया। क्या तापमान में वृद्धि दिख रहा है आपको, कितना बढ़ता हुआ दिख रहा है, 35 से 16 का ये सर ये 19 बढ़ गया, राइट। ये वृद्धि क्या मुझे परसेंटेज में निकालना है, हाँ सर x% था तो आप परसेंटेज में निकालिए। अब 19 बढ़ गया तो ये बताइए कि 19 बढ़ा तो परसेंटेज जो आएगा वो सर 100% से ज़्यादा ना आएगा, तो कुछ तो गड़बड़ है सवाल में। गड़बड़ी क्या है, 75% बढ़ेगा 175 हो ही जाएगा, और आयतन 20% कम होगा तो 80% हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे 16, 5 से काटेंगे, सही है ना, 5 × 15, 5 × 25, सही है। तो तापमान हो गया सर 35/16, 35/16 होगा तो फिर वृद्धि हो गया ना 19 का। अच्छा लोग उल्टा ही पढ़ लिए सवाल। सर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम। ये जो था ना टेम्परेचर नहीं था, प्रेशर जो था, दाब जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था वॉल्यूम। तो यहाँ से जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा आपका,
PV बराबर T, ऐसे बनेगा ना आपका। समझ गए? अब बताओ किसमें आयतन में कमी था, किसमें कमी था? सर था आयतन में 20% कमी। क्या आयतन 80% था? और दाब में 75% वृद्धि, क्या ये 175% था? और सर दोनों का प्रोडक्ट डिसाइड करवाएगा टेम्परेचर में क्या हुआ होगा, ये जरा गुणा कर लिया जाए। आप कहोगे 8 बचे 40, 8 सत्ते 56, 4 60 और 8 कम 8 6 14। क्या ये 140% आ रहा है टेम्परेचर? अगर टेम्परेचर 140% हो गया, क्या ये 100 से ज़्यादा हो गया? और जब 100 से ज़्यादा हो गया, क्या बोलेंगे 40% इंक्रीज कर गया टेम्परेचर? सर इसी को ना बोला गया है x% इंक्रीज किया। क्या x का मान 40% हो जाएगा? ये आपका सेल्फ बी की तुलना में पुस्तकों की संख्या 4/5 है। इसका मतलब क्या हुआ? सेल्फ ए और बी में पुस्तकों की संख्या सर बी की तुलना में 4/5 है, यानी यहाँ 4 पुस्तक है, यहाँ 5 पुस्तक है। अब कह रहे हैं ए से 25% पुस्तक को बी में डाल दीजिए। बहुत ध्यान से देखना कि सर इसका 25% निकल के इसमें जाएगा, तो सर 4 का 25% 1 होता है। अगर एक पुस्तक इसमें चला जाएगा, क्या यहाँ 1 बढ़ जाएगा? क्या यहाँ 1 घट जाएगा? इसमें से उसमें जाएगा। अब देखना, फिर 20 से 25% पुस्तक को ए में स्थानांतरित किया जाए। तुम्हारे बी में कितने पुस्तक हो चुके हैं? अब 6 से 25% इसमें आएगा, तो सर 6 का 25% 1.5। अगर 1.5 पुस्तक इसमें आ जाए, आप कहोगे 1.5 यहाँ बढ़ेगा, और क्या यहाँ 1.5 घटेगा? बोला जाए। आप बताओ यहाँ कितने पुस्तक हो गए? 3 और 1.5। क्या यहाँ 4.5 पुस्तक हो गए? टोटल देखा जाए तो यहाँ कितने हो गए सर? 5 1 6 माइनस 1.5 4.5। क्या अब दोनों सेल्फ में पुस्तकें बराबर है? बोलिएगा। क्या सेल्फ ए में भी 4.5 है, सेल्फ बी में भी 4.5 है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेल्फ ए में पुस्तकों की कुल संख्या कितना % है? आपको सेल्फ ए में कितना है? 4.5। सर कुल पुस्तकों की संख्या कितना है? 9। 4.5 9 का 50% होता है, तो आपका आंसर है 50%। आसान है। फिर कंपैरिजन हुआ पहले तो आय का। क्या कंपैरिजन हुआ कि ए की आय बी का आय का 60% है। इसका मतलब आप समझते हैं ना कि बी अगर 100 होगा, क्या ये 60 होगा? एक मिनट या रेशियो में आप समझते हैं 3:5, ऐसे समझते हैं। फिर कह रहा है कि ए का व्यय बी के व्यय का 70% है। सर व्यय की बात है, ए का बी का 70% है। क्या 7 10 है? आप जो पढ़ोगे ऐसे लिख दोगे। फिर कह रहा है कि ए का आय बी के खर्च का 75% है। सर आय ये है ना, और बी का खर्च मतलब व्यय। सर इसका 75% ये है। बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन में बोल रहा है ए का आय बी के खर्च का 75% है, तो क्या 10 का 75%? सर 10 का 75% कितना होगा? 7.5। सर ये 7.5 है, करना पड़ेगा ना। 3 को 7.5 बनाने के लिए 2.5 का गुणा किया जाए। भाई 7.5 बनाना है, 3 में किसका गुणा करें तो 7.5 बन जाए? आपको 7.5 में 3 से भाग दे दो तो क्या 2.5? यानी सर अगर आप इसमें 2.5 का गुणा कर दें, क्या ये 7.5 बन जाएगा? अब गुणा तो दोनों में ना हो जाएगा। अब आपको आय कितना दिख रहा है? 7.5 और 2.5 गुणे 5 12.5। और ये क्या दिख रहा है? 7 और 10। कितना दिख रहा है सर? सवाल क्या पूछा कि ए की बचत का बी की बचत से अनुपात। क्या आप जानते हैं आय में से व्यय घटाने पे बचत हो जाता है? तो 7.5 में से 7 गया, 12.5 में 10 गया। क्या इसका ये 5 गुना है? क्या आंसर 1:5 हो जाएगा? अपने संपत्ति का 30% दान देता है।
अपनी पत्नी और पुत्र को शेष संपत्ति का 30% और 25% देता है। रुको यहाँ पे और सोचो कि व्यक्ति के पास जो संपत्ति था उसमें से 30% दान दे दिया, तो मान सकते हो ना कि उसके पास 100% संपत्ति था, उसमें से अगर 30% दान दे दिया, क्या उसके पास 70% बचा? तो सर 70% शेष संपत्ति है, और इसी का पत्नी को दिया 30 और पुत्र को दिया 25, तो क्या 30 और 25 55% दे दिया शेष संपत्ति का? अगर शेष संपत्ति का 55% दे दिया, तो क्या शेष संपत्ति का 45% बचा? भाई शेष संपत्ति है वो तो कुछ रुपया में होगा ना, उसका 55% दे दिया, तो क्या उस संपत्ति का 45% अभी बचा हुआ है? अच्छा, उस 45% को 3 पुत्रियों में बराबर बांटा, तो अगर 45% को 3 पुत्री में बराबर बांटे, 15% बांटे, तो बोल रहा एक का हिस्सा है 42 लाख। क्या शेष संपत्ति के 15% का मान है 42 लाख एक पुत्री का? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्यक्ति का संपत्ति कितना लाख है? 100% निकालना है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। इसमें का 5 इस 10 के साथ गुणा हो जाए तो 50%, और सर ये 7 और 3 21 से ये कट जाए तो 2 बार में, तो क्या 50% का मान 200 लाख हो जाए? लेकिन 100% निकालना था, तो क्या 400 लाख होगा संपत्ति? 12 महीना में वो फोन खरीद सकती है, लेकिन हुआ क्या सर, उसका एक्साइटमेंट बढ़ा, अब बोला हम 9वें महीना में खरीदना चाहते हैं, तो क्या उसको अपना सेविंग बचत बढ़ाना पड़ेगा? जैसे पहले 1 रुपया अगर बचत करता होगा महीना महीना, तो 12 महीना में 12 रुपया इकट्ठा होकर के फोन खरीदता, लेकिन अब वो 12 रुपया 9वें महीना में इकट्ठा करना है उसको, तो क्या उसको अपना सेविंग बढ़ाना होगा? आपको हाँ सर, 12 महीने के टारगेट को 9 महीना में पूरा करना है, क्या एक्स्ट्रा 3 रुपया बढ़ाना पड़ेगा? कितने पे? 9 पे। सर 3 बढ़ेगा 9 पे, क्या ये 1/3 है? और 1/3 को क्या करते हैं? 33.1/3% अपनी सेविंग हो जाएगा।